नमस्कार दोस्तों, आपको जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बैटरियों के बारे में बताया गया। बैटरियों की कार्यविधि कैसे होती है, बैटरियां जो है दो प्रकार की, प्राथमिक बैटरी और संचायक बैटरी के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, उसके बाद उसके फिगर को समझाया गया। आज जो है इसकी नई टॉपिक जो है शुरू करते हैं संक्षारण के बारे में। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण आप जानते हैं, जैसे जंग लगना, लोहे में आप देखते हो जंग लग जाता है और लोहा धीरे धीरे पतला होने लगता है। इसके बारे में देखें ध्यान से। संक्षारण की प्रक्रिया धातुओं की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवण से मंद गति से आवरणित कर देता है। तो संक्षारण की प्रक्रिया में क्या होता है? संक्षारण की प्रक्रिया में धातुओं की जो सतह होती है उस पर ऑक्साइड या फिर धातु के अन्य लवण बन जाते हैं और उससे वह क्या होते हैं, धातु ढक जाती हैं और ऊपर की धातु की सतह जो क्या होती है, धीरे धीरे हटने लगती है। ठीक है, धातु पतली होने लगती है। संक्षारण की प्रक्रिया धातुओं की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवण से मंद गति से आवरणित कर देता है। संक्षारण के कारण धातुओं के पृष्ठ पर धीरे धीरे ऑक्साइडों, क्षारीय कार्बोनेटों और अन्य लवण की परत बन जाती है। ठीक है, संक्षारण कारण क्या होता है? धातुओं के पृष्ठ पर धीरे धीरे ऑक्साइडों की, क्षारीय कार्बोनेटों की या फिर अन्य लवण की परत बन जाती है। लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, कॉपर और पीतल पर हरे रंग का लेप होना, सब किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के उदाहरण हैं। तो लोहे में जंग लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका संक्षारण हो रहा है। ठीक है, चांदी का रंग जो है, ठीक है, सफ़ेद कलर से काला हो रहा है, इसका मतलब उसको बदरंग हो रहा है, तो उस पर भी जंग लग रहा है। कॉपर जो है, पीतल है, उस पर हरे रंग का लेप उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उन चीज़ों का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। और संक्षारण क्यों होता है? उसके ऊपर धातु की पृष्ठ पर धीरे धीरे ऑक्साइड, क्षारीय कार्बोनेट या अन्य लवण का परत बन जाता है। ठीक है, अब आप देखें, संक्षारण के कारण बहुत अधिक पदार्थों की हानि होती है। संक्षारण के कारण बहुत अधिक पदार्थों की हानि होती है, जिसके फलस्वरूप भवनों, पानी के जहाज़ों, पुलों और मशीनों आदि नुकसान होता है। ठीक है, जिससे धातु जो है कमज़ोर होने लगते हैं और पानी के जहाज़ों, भवनों, पुलों, मशीनों क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं और कमज़ोर होने के बाद टूट भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण क्या है? एक प्रक्रिया है। संक्षारण की प्रक्रिया में धातुओं की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवण से मंद गति से आवरणित कर देता है, मंद गति से उसको ढक लेता है। संक्षारण के कारण धातुओं के पृष्ठ पर धीरे धीरे ऑक्साइडों, क्षारीय कार्बोनेटों और अन्य लवण की परत बन जाती है। ठीक है, लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, कॉपर पीतल के हरे रंग का लेप होना, यह सब संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण बहुत अधिक पदार्थों की हानि होती है, जिसके कारण भवन, पानी के जहाज, पुल, मशीन आदि में नुकसान होता है। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं लोहे का संक्षारण अर्थात जंग लगने के बारे में। ध्यान से देखें आप, लोहे का संक्षारण अर्थात जंग लगना कैसे होता है, इसको समझें। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है। संक्षारण जो है कैसा प्रक्रम है? एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है, जिसमें धातुओं का एनोड पर ऑक्सीकरण होकर उनके आयन बनते हैं। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है जिनमें धातुओं का एनोड पर ऑक्सीकरण होकर उनके आयन बनते हैं और कैथोडिक प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो संक्षारण कैसी प्रक्रिया है? तो संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है जिसमें धातुओं का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, धातुओं का एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और उनके आयन बनते हैं और कैथोडिक प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन प्रयोग किए जाते हैं। जंग लगना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। जंग लगना जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन कैसी अभिक्रिया होती है उसके बारे में आप समझें। एक जगह पर लोहा के पृष्ठ एनोड की तरह कार्य करता है। एक जगह पर जो लोहे का पृष्ठ होगा वो किसका काम करेगा? एनोड की तरह कार्य करता है और ऑक्सीकरण होता है। देखें ध्यान से, यह लोहे का मान लीजिए सरफेस है आपका, उस पर जो आयरन होगा, आयरन सॉलिड, वहाँ पे उस क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा उसका, तो आयरन आयन बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन जो है उसका यूज कहाँ होगा? अपचयन प्रक्रिया में, कैथोडिक प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। यहाँ देखो, उपचयन में ऑक्सीजन गैस जो वातावरण से मिला है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जो जल से मिला है, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है यूज किया
अपचयन की प्रक्रिया हुई और जल बन गया। ठीक। ऑक्सीकरण, आयरन जो बना है आपका आयन, जल लिक्विड और ऑक्सीजन गैस, ये मिलकर आपका Fe2O3 सॉलिड बना दिए और 4H+ आयन बन गया। तो यहाँ पे जो Fe2O3 सॉलिड बन गया, इसी को क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। यही आपका जंग है जो लोहे के ऊपर बन जाता है। ठीक है, क्यों बना है? क्योंकि जो लोहे की सतह थी वो आयन में चेंज हो गई है। Fe किस में चेंज हो गई? Fe2+ आयन में चेंज हो गई है। और यह जल जो है वाटर लिक्विड के रूप में, और ऑक्सीजन मिल गया इसको। ठीक है, आपस में अभिक्रिया हो गई और यह Fe2O3 बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया और 4H+ बन गया, हाइड्रोजन आयन बन गया। ठीक। तो एनोडिक प्रक्रम देखते हैं। एनोडिक प्रक्रम में यह आपका आयरन है, जो आयरन आयन में चेंज हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। मानक इलेक्ट्रोड भी हो -0.44 वोल्ट। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन धातु से गुजरकर दूसरी जगह चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यह धातु से गुजरकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जो कि कैथोड की भांति काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धातु से गुजरकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जो कि कैथोड की तरह कार्य करता है। यहाँ ऑक्सीजन का अपचयन, ऑक्सीजन का जो अपचयन है, ठीक है, ऑक्सीजन का अपचयन H+ आयन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन का अपचयन जो है किसकी उपस्थिति में होता है? हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में होता है। तो ध्यान दें, कैथोडिक प्रक्रम ऑक्सीजन का जो है क्या होगा? अपचयन होगा H+ आयन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन के अपचयन होगा H+ आयन की उपस्थिति में, जिससे जल बनेगा, H2O बनेगा। मानक इलेक्ट्रोड भी हो +1.23 वोल्ट। कुल प्रक्रम अगर देखा जाए तो आयरन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन आयन जो है बन जाएगा आयरन आयन का। ठीक है, आयन बन जाएंगे 2 + 2H2O। मानक इलेक्ट्रोड भी हो 1.6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड भी सेल का आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अभिक्रिया क्या हो रही है? अपने आप हो रही है। यहाँ पर ई सेल का धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि अभिक्रिया अपने आप होती है। यहाँ पर बनने वाला आयरन आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, Fe2+ आयन वायुमंडल ऑक्सीजन के द्वारा Fe3+ आयन में पुनः ऑक्सीकृत होकर जंग में बदल जाता है। तो Fe2+ आयन जो है वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करेगा जल की उपस्थिति में, और Fe2O3, ठीक है, Fe3+ आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, जंग बन जाएगा, और हाइड्रोजन आयन 8H+। ठीक है, और यह जो है Fe2O3 सॉलिड जो है XH2O से जुड़कर यह रस्ट बना देगा। H2O जो है उससे जुड़ जाएगा, Fe2O3.XH2O, जिसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जंग का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इस पर क्या है, लोहे के संक्षारण में आपने देखा जंग लगना। तो संक्षारण क्या है? एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रम है जिसमें धातुओं का एनोड पर ऑक्सीकरण होकर उनके आयन बनते हैं और कैथोडिक प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जंग लगना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। एक जगह पर लोहे का पृष्ठ एनोड की तरह कार्य करता है और ऑक्सीकरण होता है। तो लोहे का पृष्ठ जो है क्या काम करेगा? ऑक्सीकरण होगा उसका, ठीक है, आयन बन जाएगा। एक जगह उपचयन होगा, ऑक्सीजन जो है वह जल में चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में। ऑक्सीकरण में Fe2+ आयन Fe3+ आयन में चेंज हो जाएगा जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यह आपका जंग बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। एनोडिक प्रक्रम में Fe जो है सॉलिड, वह Fe2+ एक्वस में चेंज हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यह निकलने वाले इलेक्ट्रॉन धातु से गुजरकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जो कैथोड की भांति काम करता है। यहाँ ऑक्सीजन जो है का अपचयन H+ आयन की उपस्थिति में होता है। कैथोडिक प्रक्रम में ऑक्सीजन का H+ आयन की उपस्थिति में अपचयन होगा और जल बनेगा। कुल प्रक्रम देखा जाए तो आयरन जो है सॉलिड, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन आयन मिलकर यह आपका फेरस आयन बन रहे हैं, Fe2+ बन रहा है और जल बन रहा है। यहाँ पर ई सेल का मान क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है 1.6, अर्थात ई सेल का धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि अभिक्रिया अपने आप होती है। यहाँ पर बनने वाला Fe2+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा Fe3+ आयन में पुनः ऑक्सीकृत होकर जंग में बदल जाता है। ध्यान दें, Fe2+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से और जल की उपस्थिति में चेंज हो जाएगा Fe2O3 में, Fe3+ आयन में और 8H+। ठीक है, अब जो है Fe2O3 सॉलिड जो है वो XH2O लिक्विड से जुड़कर Fe2O3.XH2O बना लेगा, जिसको क्या कहते हैं? रस्ट या जंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा लोहे का संक्षारण अर्थात जंग लगना।
ध्यान दीजिए, यह फिगर जो है आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें आप देख रहे हैं यह आयरन की सतह है, आयरन की सतह है Fe, ठीक है। Fe जो है इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और Fe2+ आयन में चेंज हो रहा है। और यह Fe2+ जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, ठीक है, जुड़ जा रहा है और Fe2O3 बना रहा है, अर्थात जंग बना रहा है, ठीक है। एक और देखें, Fe जो है Fe 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है, Fe जो है Fe2+ में चेंज हुआ और जल जो है H2O, ठीक है, यहाँ से H2O आप देख रहे हो मिल रहा है यहाँ H+ आयन से, और ऑक्सीजन H4H+ आयन एक्वस और ऑक्सीजन मिलकर H2O में चेंज हुए, ठीक है। इस तरह से यह H2O बन गया, 4H+ आयन एक्वस और O2 मिलकर H2O बना दिए। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आयरन जो है चेंज होता है आयन में चेंज होता है और वह आयन जो है ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और जंग बना लेता है, F2O3 बन जाता है, ठीक है। यह हो गया। अब जो है इस संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बनने वाला H+ आयन लोहे को पुनः ऑक्सीकरण में सहायक होता है। जो यहाँ पे H+ आयन बन रहे हैं वह लोहे को पुनः ऑक्सीकरण में सहायक होता है। जंग के लिए ऑक्सीजन और पानी के संयुक्त प्रभाव की आवश्यकता होती है। तो जंग के लिए H2O भी चाहिए और O2 भी चाहिए, जिनके संयुक्त प्रभाव से जंग लगता है, ठीक है। H+ आयन जो है लोहे को पुनः ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इसके वेग कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात अम्लीय दशा में बढ़ जाता है। अगर अम्लीय दशा होगी तो जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है, ठीक है, और क्षारों द्वारा कम हो जाती है। अगर क्षारीय परिस्थिति रहेगी तो जंग लगना क्या होगा, कम हो जाएगा। यह देखा गया है कि पूर्णतया समांगी आयरन पर जंग नहीं लगता है। अगर समांगी आयरन है तो उस पर जंग नहीं लगता है। संक्षारण से सुरक्षा कैसे मिलेगी, तो धात्विक वस्तुओं को संक्षारण से सुरक्षा के लिए 2 समान विधियां होती हैं। 2 समान विधियां हैं सुरक्षा के लिए। पहली विधियां है आपकी सुरक्षात्मक परत का प्रयोग करके और दूसरी है कैथोडिक सुरक्षा। तो पहला देखते हैं, सुरक्षात्मक परत का प्रयोग करके जंग को कैसे बचाया जाएगा। संक्षारण को रोकने या सीमित करने के लिए बहुत से पदार्थों की परत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखें, मशीनरी, औजारों और ऑटोमोबाइल इंजन के भागों पर ग्रीस या तेल की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए आप देख रहे हैं कि मशीनरी, औजारों और ऑटोमोबाइल इंजन के भागों को ग्रीस या तेल से पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह संक्षारण से बचे रहते हैं। संक्षारण रोकने के लिए धात्विक दरवाजों, खिड़कियों, कूलरों को उचित पेंट से पेंटीकृत कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, उचित पेंट से पेंटीकृत कर देते हैं, जिससे जंग से बचा रहता है। लोहे के बर्तन टिन प्लेटेड चादरों से बनाए जाते हैं। लोहे के बर्तन जो हैं वह टिन प्लेटेड चादरों से बनाए जाते हैं, ठीक है। टिन लोहे की तुलना में कम क्रियाशील होती है और सुरक्षात्मक परत बनाती है। तो आप देख रहे हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, लोहे के बर्तन को टिन, ठीक है, प्लेटेड चादरों से बनाते हैं, क्योंकि टिन जो है लोहे की तुलना में कम क्रियाशील होती है और सुरक्षात्मक परत बनाती है। ऑटोमोबाइल उद्योग में वाहनों और चैसिसों, ठीक है, को फास्फोरिक अम्ल द्वारा पेंट कर दिया जाता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं वाहनों के चैसिसों को फास्फोरिक अम्ल द्वारा पेंट कर दिया जाता है, जो कि लोहे से क्रिया करके अविलेय आयरन 3rd फास्फेट की परत बना लेते हैं। अविलेय आयरन 3rd फास्फेट की परत बना लेते हैं, जिससे उनको सुरक्षा मिलती है। तो पहला आपने देखा सुरक्षात्मक परत का प्रयोग करके संक्षारण से सुरक्षा करते हैं। दूसरा आप देखें कैथोडिक सुरक्षा। कैथोडिक सुरक्षा कैसे करते हैं, कम इलेक्ट्रोड विभव वाले अधिक क्रियाशील अथवा अधिक धनात्मक वाले धातु की परत चढ़ा के धातु की कैथोडिक सुरक्षा करते हैं। तो कैथोडिक सुरक्षा में क्या करते हैं, एक धातु के पर दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कैथोडिक सुरक्षा मिलती है। कैसे होगा, कम इलेक्ट्रोड विभव वाले अधिक क्रियाशील अथवा अधिक धनात्मक वाले धातु की परत चढ़ा, ठीक है, परत चढ़ा के धातु की कैथोडिक सुरक्षा करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एसद लेपन। गलित जिंक में डुबोकर
गलित जिंक में डुबोकर या वैद्युत अपघटन का प्रयोग करके लोहे की चादरों या अन्य वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि गलित जिंक में डुबोकर या फिर वैद्युत अपघटन का प्रयोग करके लोहे की चादर या अन्य वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक ऑक्साइड की मजबूत परत बनने के कारण जिंक की परत यदि टूट भी जाती है तो भी संक्षारण से सुरक्षा करती है। ठीक है। जिंक लोहे की अपेक्षा अधिक विद्युत धनात्मक होने के कारण जिंक एनोड और लोहा कैथोड की तरह कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, उसको सुरक्षा मिलती है। जिंक लोहे की अपेक्षा अधिक विद्युत धनात्मक होने के कारण जिंक एनोड और लोहा कैथोड की तरह कार्य करता है। मानक इलेक्ट्रोड भी हो आप देख लें जिंक का, ठीक है, जिंक आयन ऑब्लिक जिंक -0.76 वोल्ट। आयरन का देखें मानक इलेक्ट्रोड भी हो, ठीक है, Fe आयन ऑब्लिक Fe -0.44 वोल्ट। सेल अभिक्रिया जिंक सॉलिड आयरन आयन और जिंक आयन प्लस आयरन सॉलिड। यदि वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के कारण Fe2+ आयन बनता भी है तो भी जिंक की कीमत पर यह पुनः लोहे में अपचयित हो जाता है, इसलिए जिंक की परत उत्सर्ग एनोड बन जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कैथोड, ठीक है, एसिड लेपन के द्वारा जो है सुरक्षा मिलती है, लोहे की सुरक्षा मिलती है। अब आप देखो क्रोमियम प्लेटिंग के बारे में समझे ध्यान से। क्रोमियम प्लेटिंग अर्थात विद्युत प्लेटिंग केवल सजावटी ही नहीं लेकिन लोहे को जंग लगने से बचाती है। क्रोमियम प्लेटिंग आप देखे होंगे, जो साइकिल नहीं खरीदते हैं तो घंटी पे लगा रहता है, हैंडल पे लगा रहता है, जिससे चमकता है, रिम जो है चमकता है, ठीक है, तो यह उसको क्या करती है, सुरक्षा मिलती है। क्रोमियम प्लेटिंग विद्युत प्लेटिंग केवल सजावटी ही नहीं लेकिन लोहे को जंग लगने से बचाती है। जिंक जैसे क्रोमियम भी लोहे की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है, जिंक जैसा क्रोमियम भी लोहे की तुलना में क्या होता है, अधिक विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड भी हो क्रोमियम आयन ऑब्लिक क्रोमियम का -0.74 वोल्ट, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड भी हो आयरन आयन ऑब्लिक आयरन का -0.44 वोल्ट। तो इस तरह से आपने देखा है कि जिंक जैसा क्रोमियम भी क्या है, लोहे की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक होता है। क्रोमियम स्वयं वायुमंडलीय ऑक्सीजन से प्रभावित नहीं होता है, यदि यह परत टूट भी जाए तो भी इसकी परत लोहे की सुरक्षा प्रदान करती है। क्रोमियम एनोड व आयरन कैथोड बन जाते हैं और निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। क्रोमियम सॉलिड आयरन जो है आयरन आयन या क्रोमियम आयन प्लस आयरन सॉलिड, ठीक है, तो आयरन जो है हमेशा सॉलिड रहेगा और बचा रहेगा क्रोमियम की परत से। तो इस तरह से आपने देखा कैथोडिक सुरक्षा में जो है कम इलेक्ट्रोड विभव वाले अधिक क्रियाशील अथवा अधिक धनात्मक वाले धातु की परत चढ़ा के धातु को कैथोडिक सुरक्षा करते हैं। पहला आपने देखा एसिड लेपन जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। दूसरा आपने देखा क्रोमियम प्लेटिंग जिसमें लोहे पर क्रोमियम की विद्युत प्लेटिंग की जाती है जिससे उसको सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अब जो है इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग, ठीक है, हाइड्रोजन का अर्थ शास्त्र के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, तो इस हेडिंग को जो है देख लेते हैं। हाइड्रोजन का अर्थशास्त्र क्या होता है, हाइड्रोजन की क्या उपयोगिता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिणाम है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों होता है, क्योंकि जो भी जीवाश्म ईंधन हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल कोयला सब जीवाश्म ईंधन हैं, इनको जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसी के प्रभाव के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जीवाश्म ईंधनों के दहन से, ठीक है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिणाम है। इससे पृथ्वी की सतह का ताप बढ़ जाता है तथा इससे ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगती है और महासागरों का स्तर बढ़ने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे ध्रुवीय बर्फ क्या होंगे, पिघलने लगेंगे और महासागरों में जल का स्तर बढ़ने लगेगा। इससे समुद्र के किनारों के निम्न स्तरीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी और कुछ राष्ट्र जो कि द्वीप हैं जैसे मालदीव पूर्णतः डूबने का खतरा है। इस प्रकार के प्रलय से
बचने के लिए हमें कार्बन युक्त ईंधनों के प्रयोग को सीमित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव न हो तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रलय से बचने के लिए हमें कार्बन युक्त ईंधनों के प्रयोग को सीमित करने की आवश्यकता है। तो अगर कार्बन युक्त ईंधन का उपयोग आप नहीं करेंगे तो फिर विकल्प क्या है, किसका उपयोग करें? तो इसका विकल्प है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका आदर्श विकल्प है, क्योंकि इसके दहन से जल बनता है। हाइड्रोजन जब जलेगा तो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा? जल बनेगा। यह हाइड्रोजन सौर ऊर्जा द्वारा जल के वियोजन से प्राप्त होनी चाहिए। हाइड्रोजन जो है सौर ऊर्जा द्वारा जल के वियोजन से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रलय से बचने के लिए हमें कार्बन युक्त ईंधन के प्रयोग को सीमित करने की आवश्यकता है, और इसका विकल्प के रूप में क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन इसका आदर्श विकल्प है, क्योंकि इसके दहन से जल बनता है और यह हाइड्रोजन सौर ऊर्जा द्वारा जल के वियोजन से प्राप्त होना चाहिए। हाइड्रोजन कैसे मिलना चाहिए? सौर ऊर्जा द्वारा जल के वियोजन से प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार हाइड्रोजन ऊर्जा के एक नवीकरण, ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा के एक नवीकरणीय एवं अप्रदूषक स्रोत के रूप में प्रयोग की जा सकती है। तो हाइड्रोजन जो है एक नवीकरणीय और अप्रदूषक स्रोत के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यही हाइड्रोजन अर्थशास्त्र की परिकल्पना है। ठीक है, जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन का उत्पादन एवं ईंधन सेल में हाइड्रोजन के दहन दोनों ही भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे। जल को तोड़ के हाइड्रोजन उत्पन्न करना और ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन दोनों ही भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे। दोनों ही तकनीकें वैद्युत रासायनिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। यह दोनों तकनीकें हैं किस पर आधारित हैं? वैद्युत रासायनिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या अर्थशास्त्र है। तो यह जो है हाइड्रोजन एक नवीकरणीय और अप्रदूषक स्रोत के रूप में प्रयोग की जा सकती है। यही हाइड्रोजन का अर्थशास्त्र है। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक जो इस पर लगे हुए हैं, हाइड्रोजन को कैसे यूज किया जाए, इसका वैद्युत अपघटन करके जल का वैद्युत अपघटन किया जाए, हाइड्रोजन अलग किया जाए और उस हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यूज किया जाए। ठीक है, इस टेक्निक को जो है वैज्ञानिक जो है खोज रहे हैं, और ये दोनों ही तकनीकें जो हैं वैद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंस के बारे में। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, डिफरेंस के बारे में, जैसे वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। ठीक है, विभव और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है, धात्विक चालकता और वैद्युत अपघटनी चालकत्व में क्या अंतर है, ईएमएफ तथा सेल विभव में क्या अंतर है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को देखें, बुक को पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।